नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। दोस्तों आज हम आपके बीच में लेके आए हैं जी इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 6 रूरल डेवलपमेंट का पार्ट 2। आज हम देखेंगे जी रूरल डेवलपमेंट के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाले टॉपिक को। बट बच्चों पार्ट 1 आपके बीच में आ चुका है इससे पहले, और उसमें मैंने आपको रूरल क्रेडिट के बारे में बताया है। तो जिस बच्चे ने भी भैया अभी तक वो चैप्टर या वो टॉपिक आपका नहीं देखा है तो पहले आप जाकर के उस टॉपिक को देखिए, फिर आप आइए पार्ट 2 को समझिए। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। क्या होता है जी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब? देखो भाई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हिंदी में बोला जाता है इसे कृषि विपणन। यानी कोई भी चीज आप तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो कहां से कहां तक आपके पास आ रहा है, इस प्रोसेस को कि किस तरह से वो खेत में उग करके अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। कैसे? एग्जांपल आपको याद होगा भैया, एक टीवी में ऐड आती थी कि जिसमें एक लड़की कॉफी बनाती थी तो वो लड़का उसको थैंक यू बोलता था। तो भाई लड़की क्या कहती थी, मुझे थैंक यू मत बोलो, उसको बोलो जो वो खेत में आपके लिए कॉफी उगा रहा है। तो भाई याद करो, उस आपकी ऐड जो आती थी उसमें कॉफ़ी की ऐड, तो उस ऐड में आपको सीधी सीधी ये बात बता रखी है कि किस तरह से आपका कोई भी प्रोडक्ट एक खेत में उग करके आप तक पहुंचता है। तो इस बीच के पूरे प्रोसेस को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहा जाता है। तो देखो, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फार्म प्रोड्यूस, जो चीज़ें फार्म में प्रोड्यूस होती है, थ्रू किसके पास पहुंचती है जी? फार्म से होलसेलर के पास पहुंचती है, और उस होलसेलर से कहाँ जाती हैं? स्टॉकिस्ट के पास, दुकानदारों के पास, और फिर उससे पहुंचती है अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है जी? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग का यहाँ पे इतनी चीज़ें याद रखनी है कि किस तरह से कोई भी प्रोडक्ट फार्म से पहुँचता है हमारे पास तक, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। अब देखो कुछ फीचर्स बता दी जाए आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, कुछ खासियत है जिसमें सबसे पहला आता है भैया कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है ना, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भैया बहुत ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें आती है भैया। हमारी स्टोरेज रखनी पड़ती है, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बनाई जाती है जहाँ पे अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। और आपको पता है भैया, एक गांव देहात के एरिया से आपका अनाज आता है शहरों में, तो गांव से शहर में पहुंचने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये बल्कि होते हैं भैया, भारी होती हैं चीजें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो कहता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स हाई स्टोरेज, यानी इसको रखाव का जगह चाहिए होती है, और ट्रांसपोर्टेशन यानी उसको यातायात के लिए भी पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये बल्कि होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जनरली आर पेरिशेबल इन नेचर। देखो भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसा होता है? आप एक एप्पल प्रोड्यूस होता है, शिमला में एप्पल प्रोड्यूस हुआ, तो वो कितने दिन तक चलेगा भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन, तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होते हैं? पेरिशेबल इन नेचर होते हैं, यानी शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट, इफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉल्स, मान लो अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाए, मान लो एप्पल है, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इसके प्राइस अगर कम हो जाएं, तो भाई इसके प्राइस कम होने पे हम इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे भैया। मान लो एप्पल के प्राइस थे 100 रुपये, 100 से वो 50 हो जाए, तो अभी तक हम 100 रुपये के 1 किलो लेते थे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलो या 2 किलो ले लेंगे। अब ज़्यादा लेके हम क्या करेंगे भाई? ऐसा तो है नहीं कि भाई अब सब खाना पीना छोड़ के हम सिर्फ एप्पल खाएंगे, एप्पल से बनी हुई चीज़ें खाएंगे, एप्पल पाई, एप्पल विनेगर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती है एप्पल से, तो सब हम क्या एप्पल के ही खाने लगेंगे? नहीं, एप्पल की डिमांड बढ़ेगी, बट उतनी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगी जितना एक इंसान सोचेगा कि यार प्राइस हाफ हो गई तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आएगा, 1-8 किलो का चेंज आ जाएगा, आप उससे ज़्यादा एप्पल नहीं लाओगे। तो भाई किसी भी प्रोडक्ट के, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसके प्राइस गिरने के मतलब ये नहीं है कि डिमांड में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए। या आपको अगला पॉइंट जो कहता है, इफ प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट राइज, कि अगर कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एप्पल है, एप्पल के प्राइस अगर बढ़ जाए अचानक 100 की जगह 200 रुपये हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि फार्मर जो है उसकी सप्लाई इंस्टेंटली इंक्रीज कर दे,
उसी टाइम इंक्रीज नहीं किया जा सकता भैया। एप्पल का अपना एक सीजन होता है, अपने मौसम में प्रोड्यूस होता है, तो भाई जब उसका समय होगा वो उसी टाइम प्रोड्यूस होगा। ये नहीं कि प्राइस आज बढ़ गए हैं तो एप्पल आज ही प्रोड्यूस हो जाएगा, एप्पल इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं होगा भाई। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको पूरा समय लगता है अपना, कि गेहूं और चावल हर किसी का अपना अपना एक टाइम होता है, 6 महीने का समय लगता है इनको पकने में। तो भाई प्राइस कभी भी बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये खासियत है इसकी। इन द डेवलपिंग कंट्रीज फार्मिंग इज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन द कॉमर्शियल एक्टिविटी। मतलब हमारे देश में फार्मिंग कैसे की जाती है जी, लाइफ को जीने के लिए, हम किसी को बेचने के लिए नहीं उगाते भैया। अभी तक हमारे देश में ये चीज़ें व्याप्त हैं। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, याद करो भैया, तो मैंने आपको बताया था जी, जब चैप्टर नंबर 2 में मैंने प्लानिंग वाला टॉपिक बताया था कि हमने टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म किए, हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए, वहीं पे हमने जनरल रिफॉर्म्स किए। तो जनरल रिफॉर्म में एक हमने क्रेडिट फैसिलिटी वाला पढ़ लिया, एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला पढ़ रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे भैया जनरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इनमें क्या क्या सुधार किया हमने, इन सारी चीज़ों में क्या क्या नयापन लाए हम, तो उसको हम पढ़ते हैं अगले टॉपिक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, यानी हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या समस्याएं थी, कृषि विपणन में क्या समस्याएं आती थी, फार्मर्स किस चीज को, किस प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस करते थे। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी भैया मैनिपुलेशंस बाय बिग ट्रेडर्स। बड़े व्यापारी हमें यहाँ पे क्या करते थे, मैनिपुलेट करते थे, हमें लूटते थे सही ढंग से। कैसे लूटते थे जी, समझिए। आप देखोगे जी, जब कोई किसान अपना सामान लेकर के जाता था ट्रेडर्स के पास, तो ये बड़े ट्रेडर्स क्या करते थे, वेटिंग मशीन में गड़बड़ी कर देते थे, वेट गलत तोलते थे। यानी 100 किलो का माल होगा तो 60 किलो देंगे जी, ऐसा करके आपको पैसा दिया जाता था वेटिंग मशीन में। दूसरा आपका जो हिसाब है, हिसाब में भी गड़बड़ी कर देते थे। तो तरह तरह से ये हमारे को क्या करते थे जी, बड़े बड़े ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट करते थे। तो भैया इसलिए ये जो ट्रेडर्स हमेशा चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्ट उगेगा ये किसान हमें आकर के बेचे। बट इसी बिल में, जो हमारा बिल आया था, शायद इस बिल में ऐसा कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी। तो कई सारे ट्रेडर्स इस बात से नाराज हैं, कई सारे ट्रेडर्स चाहते हैं कि भैया किसान हमें ही चीजें बेचे, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉब्लम जो आती थी इसमें, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी आपको बाजार का ही नहीं पता होता था कि बाजार कहाँ पे जाकर के हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे दामों पे बेच सकें। जो आपकी एक्चुअल में प्राइसेस चल रही होती थी मार्केट में, कभी भी किसान को वो प्राइस नहीं मिलती थी। ये बड़े बड़े ट्रेडर्स उनसे सस्ते में माल लेकर के आगे महंगे में बेचते थे। तो जो फायदा किसानों को मिलना चाहिए था वो उन किसानों को नहीं मिल पाता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। इनको बाजार का ही नहीं पता रहता था कि कहाँ पे हमारा मार्केट लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रेगुलेटेड मार्केट अभी तक नहीं स्टैब्लिश किए जाते थे। ये बड़े बड़े किसानों को ही या बड़े ट्रेडर्स को ही जाकर के छोटे किसान अपना माल अभी तक बेचा करते थे, वो भी किस दाम पे, सस्ते दामों पे, ठीक है जी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी का मतलब भैया कि आप अपना अनाज उगाओ और उसको एक फ्यूचर डेट में अगर आप अपना बेचना चाहो तो उसके लिए आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए होगी। कि मान लो आज आपने गेहूं प्रोड्यूस किया, बट वो गेहूं जो है उसकी कीमत आज के टाइम में बाजार में कम है, तो आप उसको कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हो और जब इन फ्यूचर उसके प्राइस बढ़े तो उस टाइम आप मार्केट में बेच सकते हो। बट किसान के पास ऐसे कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होते थे, कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता था जहाँ पे वो अपने इस एक तरह से धन को, उनका जो धनी है ये किसानों का फसल, उस फसल को वो संचय करके यानी स्टोर करके रख सके। तो भैया संग्रहण सुविधाओं का अभाव होता था, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी होती थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एक किसान अपनी फेस करता था एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। इसलिए उसकी जो कोशिश होती थी वो ये होती थी कि जल्दी से फसल कटे और जल्दी से जल्दी ये मार्केट में बेच दी जाए, क्योंकि एक तो ये पेरिशेबल होती है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ों के ना होने की वजह से मैनिपुलेशन होता था फार्मर्स का, तो वो जल्दी से जल्दी बेचने की सोचता था और जो भी दाम उसको मिलता था वो उसे ले लेता था। तो भैया ये थी हमारी कुछ डिफेक्ट्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। अब हम चलेंगे जी इन डिफेक्ट्स को किस तरह से हमारी सरकार ने खत्म किया। क्लियर, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, स्टेप्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। मतलब हमारी सरकार के द्वारा कृषि विपणन में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, उन कदमों को एक एक करके समझेंगे भैया। जो हमने कमियां देखी, देखो जब भी कोई कमी होती है तो उसी पर सुधार किया जाता है, तो वही आंसर बनता है। हमने देखा कि वहाँ पे हमें रेगुलेटेड मार्केट नहीं मिलते थे, यहाँ पे हमें इस्टेब्लिश किए गए गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड मार्केट, यानी जो आपके
महीने में, हफ्ते में जब भी आपके लगते थे तो भैया उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती थी कि यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लेके आएं और वहाँ पे एक अच्छा दाम ले सकें। क्योंकि आपने ये भी देखा था डिफेक्ट्स में कि भैया बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते थे ये क्या करते थे, गरीब किसान को मैनिपुलेट करते थे। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया, रेगुलेटेड मार्केट जनरेट किए जहां पे कोई भी अपना जो सामान है वो डायरेक्ट आकर के किसको बेच सकता है जी, आपकी गवर्नमेंट को बेच सकता है या किसी ट्रेडर को भी बेचना चाह रहा है। तो बट इस मार्केट में आपका एक्सप्लॉयटेशन पॉसिबल नहीं होता था। कैसे नहीं होता था, इसके आगे मेजरमेंट्स भी हम आगे समझेंगे। सेकंड पॉइंट है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। हमने देखा कि भैया लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, आप अपने सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। अब सरकार ने आपके लिए बेटर रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्ट, आपका अच्छा कम्युनिकेशन बना दिया। आपके लिए कई सारे ऐसे चैनल भी बनाए जो डीडी किसान जैसे चैनल के भैया जो किसान को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज, और इसके अलावा स्टोरेज के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड किए कि भैया जैसे एप्पल ही मैंने एग्जांपल लिया था, तो एप्पल भैया कितने दिन तक चल पाएगा भाई, 15-20 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब वो फार्म से प्रोड्यूस होकर के आप तोड़ो तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दो तो उसकी आप जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी सरकार ने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी। तो यही सब थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के, अच्छा रोड, अच्छा ट्रांसपोर्ट होने से गाँव से जल्दी चीज़ें शहरों में पहुँच पाएंगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, अच्छा कनेक्टिविटी होगी, तो वो मार्केट तक अपनी पहुँच जल्दी बना पाएंगे। क्लियर। अगला है जी डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा हमने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, तो इसमें आता है हमारा एमएसपी। एमएसपी आपने बहुत बार सुना होगा जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसी के चक्कर में कर रहे हैं भैया, कि कह रहे हैं सरकार ने एमएसपी हटा दी, एमएसपी हटा दी। तो क्या होता है एमएसपी, आपको याद होगा अगर 11th क्लास में आपने इकोनॉमिक्स सही ढंग से पढ़ी होगी तो वहां पे आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता था लैंड सीलिंग और प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर क्या होता था भैया, एक कंज्यूमर के रिलेशन में होता था, एक प्रोड्यूसर के रिलेशन में। तो जब भी कोई रेट डिटरमाइन होती है जी, वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से प्राइस डिसाइड होती है। अब देखो मान लो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ये डिसाइड हुआ कि गेहूं है, गेहूं का प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड हुआ मार्केट में 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, बट किसान को ये प्राइस बहुत कम लग रही है। तो सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है भैया, इससे ऊपर एक प्राइस डिसाइड कर देती है और किसान से कहती है भैया कि आपके लिए मैंने एक ऊंची कीमत निर्धारित कर दी है कि भैया मैं आपका गेहूं 4 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदूंगा। अगर आपको 4 रुपए से कहीं ज्यादा मिलता है तो आप अपना प्रोडक्ट वहां बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कोई 4 रुपए से कम दे रहा है, 2 रुपए दे रहा है, तो उससे अच्छा तो आप किसको बेच दो, गवर्नमेंट को बेच दो। इसे कहा जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सरकार हर फसल में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। बट इस बिल में कहते हैं कि भैया सरकार ने ये आपका एमएसपी खत्म कर दी, बट ऐसा कुछ नहीं है भैया। सरकार ने अपनी सफाई में कहा कि भैया हम एमएसपी को हटाने वाले नहीं है। अब पता नहीं कई सारी चीज़ों पे इनकी लड़ाई चल रही है, तो भाई वो हमारा टॉपिक नहीं, हमें समझना है सिर्फ एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो एक ऊपर कीमत निर्धारित कर देना जिससे आपको एक किसान को फायदा होगा, इसे सरकार ने लागू किया और एमएसपी के जरिए एक सरकार की मदद से किसान को फायदा होना शुरू हुआ। ठीक है जी। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, बफर स्टॉक मेंटेन करना शुरू कर दिया भाई किसने, सरकार ने। आपको बताया था भाई मैंने 1965 में ड्रॉट्स पढ़े थे, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हमने इतना प्रोडक्शन किया कि भाई हमारा मार्केटेबल सरप्लस आता है। चैप्टर 2 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो इससे जब हमारे पास जो एक्स्ट्रा बचता था भैया, हम उससे स्टॉक क्रिएट करते थे। तो जैसे कोरोना महामारी चल रही है, इस महामारी में हमें कहां से मिल रहा है जी खाना, इन्हीं बफर स्टॉक से मिल रहा है। 1-1.5 साल से सरकार लगातार फ्री राशन दिए जा रही है, कहां से दे रही है, बफर स्टॉक से। क्लियर। तो बफर स्टॉक क्रिएट किए सरकार ने लोगों की मदद के लिए। लास्ट है पीडीएस। पीडीएस होता है जी आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तौर पे हम इसे हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक ऐसा सिस्टम भैया जिसमें सरकार क्या करती है जी, राशन कार्ड के थ्रू आपको राशन प्रोवाइड करती है। तो भैया आम गरीब लोगों का सबका हमारा राशन कार्ड होता है, तो पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार हमें गेहूं और चावल की एक मात्रा देती है, और कुछ जो ज़्यादा ही गरीब होते हैं उनको उसके साथ और अलग चीज़ें भी प्रोवाइड करती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू। तो भैया पीडीएस सिस्टम कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है जी, ये सब जो आप
आपने बफर स्टॉक क्रिएट किया है, वहां से सरकार ये आपको राशन के थ्रू, राशन की दुकानों के थ्रू आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। तो इसे में हम कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सरकार ने क्या किया, काफी सुधार किया पीडीएस सिस्टम को ला करके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके अलावा आपका लास्ट बचता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है जी, हम सहकारिता, इसको विपणन कहते हैं या सहकारिता बाजार भी कहा जाता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या करते हैं जी, हम एक ग्रुप बना लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बना देते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए एक ऊंची कीमत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है अमूल। अमूल आपने देखा होगा भैया, एक फार्म प्रोड्यूस है। अभी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं है, बट एग्रीकल्चर में भी हम ऐसा चेंजेस कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं यहाँ पे अमूल का। अमूल ने गुजरात में भैया एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वर्गीस कुरियन इसके जो फाउंडर रहे थे, आपको मैं बताऊंगा, ये भी अभी टॉपिक आएगा। तो अमूल के बारे में ये खासियत है बच्चों की, इसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपने जो दूध के प्राइसेस है उसके एक रेट फिक्स करवाए, और बड़े लेवल पे आपकी मोनोपोली क्रिएट करी, जिससे कि ये जो गरीब किसान हैं, जो गरीब दूध वाले थे, इनको भी अच्छी कीमत मिल पाए। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे दिया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे अमूल कर सकता है, यही चीज सारे फार्मर्स मिलकर के कर सकते हैं कि अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी कीमत दिलाने के लिए एक कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकते हैं, आपस में मिल करके एक साथ आगे बढ़ करके अपने लिए एक अच्छी कीमत सुनिश्चित कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव मार्केटिंग का एक अपने साथ एजेंडा ला सकते हैं भैया। तो सरकार ने भी शायद इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू किसानों का फायदा पहुंचाने की कोशिश करी है, बट कुछ कमियां हैं उस बिल में, तो उस बिल की कमियों को यहाँ पे छोड़िए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है भैया कि इसका एक क्रिटिकली अप्राइजल देख लेते हैं, छोटा सा एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है इसमें। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, लास्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले, लास्ट टॉपिक क्या है, वो छोटे से एक आध लाइनों का टॉपिक है, बट उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है भैया, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द, किसके कंट्रोल में थी हमारी पूरी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जी, कमीशन एजेंट, बिग ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और ऑल ऑफ दिस, यानी कि जो कमीशन लेते थे वो एजेंट्स, व्यापारी और बड़े व्यापारी, मनी लेंडर्स जो साहूकार होते थे, और चौथा ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई पेपर में कि किसके द्वारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग कंट्रोल होती थी। ऑप्शन भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो अब हम थोड़ा सा और समझे जी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। तो आप आज भी देखोगे तो आज तक भी हमारी जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, ये बच्चों फार्म प्रोड्यूस का सिर्फ 10% गवर्नमेंट को सेल करते हैं, बाकी 90% किसको दिया जाता है जी, ये ट्रेडर्स को ही बेचा जाता है। अब जब ये ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है तो भैया सिंपल सी बात है ना कि ये इनको एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे, बट एक्सप्लॉइटेशन करने के बावजूद क्यों बेच रहे हैं? तो देखो जी, इसमें ना ट्रेडर्स एक मोनोपोली क्रिएट करते हैं इन मार्केट्स में। आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में कोई आपको ऐसा छोटा नेता किसान नहीं मिल रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स आए हैं। अब किसान के पास 1-1 लाख ट्रैक्टर कहाँ से आ जाएंगे भैया? तो ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं यहीं से ही कि 10% गवर्नमेंट को बेचती है और 90% इन बड़े ट्रेडर्स को। तो मेन प्रॉब्लम इन्हीं बड़े ट्रेडर्स को है इस आंदोलन में, क्योंकि भैया अगर ये जो नया बिल आया है इसमें एक फायदा ये पहुंचाया जाता है भाई कि सीधा अब आप अपने प्रोडक्ट को किसी को भी बेच सकते हो, डायरेक्ट किसी को भी। एक तरह से मान लो, आपको मैं एग्जांपल से बताऊं तो एग्जांपल है जी चिप्स का। अब आपके लेज आते हैं, चिप्स का पैकेट आता है। अब कोई फार्मर है, आलू प्रोड्यूस करता है, तो भैया आलू प्रोड्यूस कर रहा है तो ये डायरेक्ट अपने आलू इस चिप्स कंपनी के मालिक को बेच सकता है। इसमें कोई बीच में ट्रेडर नहीं होगा, व्यापारी नहीं होगा, जो अभी तक इनके बीच में मीडिएटर होता था और मेन प्रॉफिट का पार्ट ले लेता था बगैर कुछ करे। तो भाई ये ट्रेडर्स देखो 90% तक अभी तक यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो हमें यहाँ पे देखने को चीज़ मिलती है भैया कि स्टार्टिंग में जो इसका आंसर है आपका, अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया है भैया तभी बताऊंगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर है भैया कि ये जो स्टार्टिंग में आपका जो बिग ट्रेडर्स हो गए, कमीशन एजेंट्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मेन सोर्स होते थे, ठीक है भाई। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड सारे हमने क्वेश्चन कर लिए भाई। इस
क्वेश्चंस के अलावा आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे भैया जब हम इसकी MCQ वीडियो करेंगे। क्लियर? तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आपको समझ में आया हो। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अगर शेयर कर देंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।